जो आज सुबह आपने उठाया सवाल, उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा, लेकिन काफ़ी ग्राउंड में कवर करूँगा और बिल्कुल मतलब बुलेट ट्रेन के जैसे जाऊँगा। लेकिन बीच में आप अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे रोक दीजिए और पूछिए, ठीक है। जितना सरल भाषा में बोल सकता हूँ उतना सरल भाषा में बोलने का कोशिश करूँगा, यानी कि साइंस निकाल के उसमें सिर्फ सोशल साइंस डालने का कोशिश करूँगा। तो जैसे मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला, अच्छा मैं बैठूं? थैंक यू। क्योंकि इस तरफ कर लो, ऐसे। हाँ जी, तो पहले सबसे मुख्य सवाल ये है कि 1.5 डिग्री पेरिस एग्रीमेंट में वगैरह साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए, कम से कम 2 डिग्री के ऊपर जाना नहीं चाहिए। 1.5 तो छोड़ दो, तो गया काम से। आपको बताऊंगा क्यों। इस पर एक काफ़ी बड़ा आर्टिकल मैंने लिखा, कुछ लोगों को मिला होगा यहाँ पे। अब ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि जो कार्बन का एमिशन है वो तो 1.5% पर एनम उसका ग्रोथ है, जबकि असल में उसका डी ग्रोथ होना चाहिए लगभग 9-10% पर एनम, अगर 1.5 के अंडर होना है तो, ठीक है। अब ऑलरेडी 2023 में एवरेज टेम्परेचर, आज एवरेज टेम्परेचर माना जाता है कि 1.3 डिग्री है, लेकिन 2023 में एवरेज टेम्परेचर 1.45 था और 2024 में 1.55 था। रिकॉर्डेड है ये, ठीक है। अब कम हो जाएगा इस साल को हाँ, तो 20 मतलब अब एक कॉन्सेप्ट है कार्बन स्पेस का, कितना और कार्बन छोड़ सकते हैं और उसके ऊपर 1.5 हो जाएगा। 6 साल या 7 साल के आसपास हम लोग 1.5 क्रॉस कर लेंगे, यानी कि एवरेज टेम्परेचर हर साल 1.5 हो जाएगा। ये है बात। और 2 डिग्री क्रॉस करने के लिए सिर्फ 20-25 साल से कम है। 25 साल के अंदर हम लोग 2 डिग्री क्रॉस कर जाएंगे। ये है, और ये सब मैंने ऑलरेडी आर्टिकल्स में लिखा है, आप में से कुछ लोगों को मिला होगा। अब इसका नतीजा क्या है और क्यों हम कह रहे हैं कि ये इरिवर्सिबल है, आप वापस नहीं ला सकते हैं कई सारे चीज़ों को जो आपने ख़राब कर दिया। कुछ दुरुस्त हो सकता है, कई सारे चीज़ जो हैं वो दुरुस्त नहीं होगा, परमानेंटली आप डैमेज कर लेंगे उस चीज़ को, हम सब। और हम का मतलब ये है कि जो कार्बन एमिटर्स हैं। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना था आपके बोलने में, कि ये जो मैंने कहा कि आज का पॉपुलेशन जो विकसित देशों में है वो 16% है और उन्होंने 60% छोड़ा वो पिछले 250 साल में। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव एमिशन, यानी कि 250 साल में उन्होंने जो आज जो जितना छोड़ा है 70% उन्होंने छोड़ा है। वो है कि प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट थोड़ा सा, क्योंकि चीन और इंडिया का एमिशन ज़्यादा हो गया पिछले 10-1 साल में, तो वो परसेंटेजेस में कुछ हेर फेर है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि कोरल रीफ क्या है, कि समुंदर के अंदर वो जो रंग बिरंगी, हाँ, और वहाँ पे बहुत सारे मच्छी, बहुत अनेक प्रकार के मतलब जीवित चीज़ें रहते हैं। ये चीज़ें मैंने मालदीव्स में देखा है, अंदर जाके मतलब स्कूबा डाइविंग करके, बहुत सुंदर होता है। और इसको कहते हैं कि रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। और ये सबसे बड़ा कोरल रीफ्स ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, कुछ यहीं पे है हमारे अंडमान निकोबार, फिर तमिलनाडु के आसपास कुछ हैं, लक्षद्वीप में हैं, मालदीव्स में काफ़ी हैं। ये अब मैंने देखा भी है कि ब्लीचिंग हो जाता है कि 2 कारण की वजह से, एक तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड
की वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हो जाता है। ये दोनों कारण की वजह से ये कोरल रीफ्स जो हैं वो तो जा रहे हैं और मतलब 10 एक साल में काफ़ी ख़राब हो जाएंगे और इसके वजह से कई सारे जो समुद्र में रहने वाले मच्छी वगैरह वगैरह वो नष्ट हो जाएंगे परमानेंटली और इसको आप वापस नहीं ला सकते परमानेंट। ये तो परमानेंट डैमेज है ये, ठीक है। दूसरा है जो ग्रीनलैंड, जिसके बारे में आजकल हमारे बहुत मशहूर विलन हाँ वो तड़प रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए ग्रीनलैंड जो है वो तो एक बहुत अजीब चीज़ है। वो कुछ 1,60,70,000 स्क्वायर किलोमीटर है, आइस शीट है। वो आइस शीट का थिकनेस है 2 किलोमीटर और ये फ्रेश वाटर है। ये समुंदर का पानी नहीं है, ये फ्रेश वाटर है। ये ऑलरेडी पिघल रहा है और ट्रम्प को छोड़ो, अगर वो पूरा पिघल गया तो आपका जो समुंदर का ऊंचाई जो है 7 मीटर ऊंचा हो जाएगा। 7 मीटर 7 मीटर्स। अरे आपके पास फ़ोन है ना, गूगल कर दो 7 मीटर ऊपर हो जाएगा समुंदर, ऑलरेडी पिघलने लगा है। इसको वापस अभी मतलब अगर आपने टेम्परेचर कम भी कर लिया बाय चांस, वो वापस नहीं आएगा। मतलब वो पता नहीं 1000 साल कितने 1000 साल लगेगा अगर वापस आए तो भी पता नहीं। वो तो मतलब इररिकवरेबल है। इसका प्रॉब्लम वही नहीं है, इसका प्रॉब्लम और एक है जो सबसे मुख्य चीज़ है। पूरे समुंदर, इस अटलांटिक, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन समुंदर जो हैं, एक करंट मतलब जिसको कहते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, मतलब पानी जो है इंडियन ओशन से अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में जाता फिरता घूमता फिरता रहता है, ऊपर भी और नीचे भी। ये एक कांस्टेंट करंट है और ये करंट जो है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, ये करता क्या है कि ज़्यादा जो हीट आता है इक्वेटर के पास, इक्वेटर पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि ये एक नेचुरल हीट एक्सचेंजर है ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। ये क्योंकि वो पानी जो है वो खारा पानी है और आप ये पिघलता हुआ पानी ग्रीनलैंड का वो फ्रेश वाटर है, वो इतना अगर आप फ्रेश वाटर डालेंगे, ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ऑलरेडी वीकन होने लगा है और अंदाज ये है कि वो 25% से लेके 40% तक एक 80 साल में वीकन हो जाएगा। और ये जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है पूरे कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन एक बार डिस्टर्ब हो गया तो आपका सिर्फ साउथ एशिया में नहीं बल्कि यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में पूरे क्लाइमेट जो है वो डामाडोल हो जाएगा, सिर्फ ये ग्रीनलैंड आइस शीट की वजह से। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम जो है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोकिंग जो होता है वो नॉर्थ सी में होता है, इंग्लैंड के ऊपर, और ये फ्रेश वाटर जो है वहीं जाएगा ज़्यादा। और ये जिसको वो नॉर्थ सी को कहते हैं किडनी ऑफ द ओशन, यानी कि वो साफ़ करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है हवा से। तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वीकन हो जाएगा। तो ये ग्रीनलैंड का आइस शीट का पिघलने की वजह से बहुत सारे असर पड़ने वाला है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये इरिवर्सिबल है। तीसरी चीज़ कि आपके साइबेरिया में, अलास्का में और नॉर्वे, यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट करके जो बर्फीला मिट्टी होता है, उस मिट्टी में मीथेन बहुत है और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा डेंजरस है। यानी कि 1 किलोग्राम मीथेन अगर आप हवा में डालेंगे उसका असर उतना ही है जितना 25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का है। परमाफ्रॉस्ट ऑलरेडी पिघल रहा है। ये परमाफ्रॉस्ट को वो मीथेन अगर एक बार निकल गया तो इसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, यानी कि ऑटोमेटिकली आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड
के वजह से, वार्मिंग के वजह से और कई सारे और चीज़ हो रहे हैं, और उसका जो वार्मिंग का जो प्रक्रिया है वो अपने आप और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये परमाफ्रॉस्ट पिघलने लगा है, और उसको वापस डालने का आपके पास कोई साइंस नहीं है, न टेक्नोलॉजी है। अगर आपने टेम्परेचर कम भी कर दिया, एवरेज टेम्परेचर अगर आपने कम भी कर दिया कल को या 100 साल बाद, वो मीथेन जो है जो डैमेज करेगा और वापस नहीं आएगा वो। अच्छा, और एक बात यह है कि जैसे जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डालेंगे, वैसे आपका समुंदर का एसिडिफिकेशन, यानी कि उसका पीएच जो है वो घटेगा। पीएच घटेगा तो कोरल रीफ पर असर पड़ेगा, फिर मच्छियों पर असर पड़ेगा, फिर आपका मतलब मच्छी, जितना मछुआरे जो हैं वो मार खाएंगे, और ये फिर कुछ हद तक रिवर्स हो सकता है। आपने कम कर दिया और मतलब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए मतलब कई साल लग जाएंगे, कई साल मतलब 100 साल, 200 साल, 300 साल लगेगा। इसके अलावा जो आपने सुबह भी जिक्र किया था कि फॉरेस्ट फायर्स वो अब ज़्यादा होने लगे हैं। जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स के बारे में लगभग 20 साल पहले जो फॉरेस्ट फायर्स हुए थे, उसके वजह से करीब करीब 360 लाख हेक्टेयर जो है वो नष्ट हुआ। आज के दिन पे वो लगभग 10% बढ़ गया आज के 2024 में, यानी कि फॉरेस्ट फायर्स बढ़ने लगे हैं। और सिर्फ मैंने कुछ 5 साल पहले ट्रैकिंग चला गया था हिमालय उधर उस तरफ। दिसंबर में मैंने फॉरेस्ट फायर देखा वहाँ पे, दिसंबर में, जबकि 4 दिन हम लोग बर्फीला पहाड़ पे थे, वहाँ पे चल रहा था वो। आप पता नहीं ये उत्तर प्रदेश में हर की दून जानते हैं आप? कोई सुना होगा ना, हर की दून की तरफ सांकरी करके एक जगह है, वहाँ पे सांकरी के आगे हम लोग फॉरेस्ट फायर देखे दिसंबर महीने में। फिर अकाल बढ़ेगा, और इसके वजह से करीब करीब एक 20% लोग जो हैं पूरे विश्व में वो इसके शिकार बन जाएंगे अकाल की वजह से। और ख़ासकर इसमें मैंने पहले भी बोला होगा यहाँ पे कि पाकिस्तान से रेफ्यूजी निकलने लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि उनका एक ही नदी है, सिंधु नदी, और वो सिंधु नदी जो है वो 60% उसका पानी जो है बर्फ़ पिघलने की वजह से होता है, जबकि गंगा में सिर्फ 10 और ब्रह्मपुत्र में 20% ही है। क्योंकि सिंधु नदी जो है वो काराकोरम रेंज से आता है, वो ज़्यादा मतलब उस बारिश नहीं होता वहाँ पे, और इसके वजह से पिघलने के वजह से पानी होता है सिंधु नदी में। और एक बार उसमें अगर कम पड़ गया पानी तो फिर वही होगा सिंध और उनके पंजाब के बीच में, जो हमारे तमिलनाडु और कर्नाटक में के बीच में कावेरी नदी के बारे में होता है कि लड़ेंगे, कि वहाँ के पंजाबी जो हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं और पानी वो रोकेंगे, और एक बार पानी रोका तो फिर सिंध वाले कहेंगे कि आप हमारे हक क्यों नहीं दे रहे, लड़ेंगे। एक बार लड़ेंगे तो अब हालत आप ही सोच लो क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनका, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगा, और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बीच में भी प्रॉब्लम है। और मेरा अंदाज़ ये है कि पाकिस्तान में एक 20 साल के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगे, और पाकिस्तान इतना मतलब एक ड्राई रीजन हो जाएगा कि वहाँ से रेफ्यूजी जाने लगेंगे। जाएंगे कहाँ? इटली ने तो बंद कर दिया, ठीक, कहाँ जाएंगे? ईरान अलाउ नहीं करेगा। भारत कहाँ जाएंगे? हाँ,
बांग्लादेश से और ज़्यादा निकल आएंगे। खैर, तो अब सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में कुछ डामाडोल हुआ तो भाई उनके जो अणु बॉम्ब किसके हाथ में जाएगा। तो इसके जो मतलब कई सारे जियोपॉलिटिक्स के बारे में लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो अलग ही चीज़ है। इसके जो दुष्परिणाम है जलवायु संकट के, ये बहुत फार रीचिंग है। ये सवाल ये है कि ये सिर्फ पर्यावरण और उसके मतलब इम्पैक्ट से सीमित नहीं है, बहुत सारे और चीज़ हो जाएंगे उसके इसके वजह से। हाँ, एक फाइनल हो सकता है, तीनों देश एक हो सकते हैं, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान एक हो जाएगा वापस। क्या है वो वही भी चल रही है, एक्शन तो बहुत काम कर रहा है। कई सारे यहाँ भी लोग कि एक साउथ एशियन यूनियन होना चाहिए जहाँ पे न पासपोर्ट हो, सॉफ्ट बॉर्डर हो वगैरह, और जो भी जो मतलब पर्यावरण जो देता है, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, उसको मिल बांट के हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि ये पानी हमारा, वो पेड़ आपका, ये जंगल और तीसरे का, ये नहीं होना चाहिए। क्या आपका झगड़े उठा देंगे। फिर जैसे आज सुबह भी जिक्र किया आपने कि जो तूफ़ान वो बढ़ने वाला है, ऑलरेडी बढ़ गया, जिसको कहते हैं कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 तूफ़ान। कैटेगरी 4 मतलब 150 किलोमीटर घंटे का रफ्तार, कैटेगरी 5 मतलब 250 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार जो है, उसके ऊपर वाला जिसको कैटेगरी 5 बोलते हैं। ये दोनों का ऑलरेडी बढ़ गया। ये मतलब 2020 में इसका ये कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 साइक्लोन्स जो हैं ये 21 थे यहाँ, और उसके पहले मतलब 2004 तक सिर्फ 15 थे। यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने लगा है। ये रिवर्सिबल है। अब फ्लड्स मतलब बाढ़ के बारे में आप जानते ही हैं। बाढ़ तो हम कौन नहीं देखा इस देश में। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि 3 साल पहले जो बाढ़ हुआ, 1/3 पाकिस्तान को पूरा कवर कर लिया, और करीब करीब 300 लाख के ऊपर लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए थे वहाँ पे। हाँ जी। तो इसमें सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं, बल्कि बाढ़ जो हैं इटली, स्पेन, नाइजीरिया, तंजानिया, सोमालिया, हाँ सारे बाढ़ होने लगा है। अब भारी बारिश, अब जानते हैं वायनाड में क्या हुआ। वायनाड पे हमारी किताब जो है ऑलरेडी मलयालम में छप गया, इंग्लिश वाला 1 महीने के अंदर निकल आएगा। वायनाड एक क्लासिक केस। वायनाड जानते हैं कहाँ है? केरल में, जहाँ पे 300 लोग से अधिक लोग मर गए थे, और काफ़ी लोग वो माइग्रेंट थे। तो उसका कोई असम से, बंगाल से थे वहाँ पे। और वायनाड एक क्लासिक केस है, क्योंकि वहाँ पे आपका पर्यावरण के साथ इंटरफियरेंस लोकल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे कैसे होता है वो दिखाई दिया पहले बार। लोकल लेवल पे उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जंगल निकाल के प्लांटेशन लगा दिया, और प्लांटेशन का जड़ जो है वो तो मिट्टी को पकड़ता नहीं है, जैसे जंगल का जड़ जो है पकड़ता है। और ये जो भारी बारिश केरल में अब ज़्यादा होने लगा है। इडुक्की में हुआ 2018 में, और वहाँ भी हम लोग गए थे, सजय और मैं, और वहाँ 500 लोग मर गए थे उसमें। और अभी 24 में हुआ वायनाड में। असल में कल परसों मैं वायनाड में रहूँगा। और ये लोकल लेवल इंटरफियरेंस और ग्लोबल लेवल इंटरफियरेंस को आप साफ साफ देख सकते हैं वायनाड में। और जब मैंने कलेक्टर से पूछा वहाँ से कि ये एक्ट ऑफ गॉड था कि नहीं, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब आप बचा नहीं सकते किसी को, उसने बोला नहीं ये एक्ट ऑफ गॉड है। अब 31 पेपर है, कई सारे सरकार के डॉक्यूमेंट है, एटलस, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया है, जो हमें बताती कि वायनाड जो है वो लैंडस्लाइड के शिकार हो सकता है। यहाँ लैंडस्लाइड होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। और सबसे ताज्जुब की चीज़ ये है कि हमारे जो कोऑथर है डॉक्टर विष्णुदास, वो
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 16 घंटे पहले बताया कि लैंडस्लाइड होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसने क्या किया कि 200 गांव में पैसा इकट्ठा करके हर गांव में एक रेन गेज और एक वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर लगाया, और वो डेटा जो है हर दिन वो और बिना पैसे, मतलब लोगों से वो पैसा नहीं देता था, न लोगों से लेता था। लोग जो हैं हर गांव से उसको डेटा मिलता था, वो डेटा को एनालाइज करके वो वापस भेजता था, और उसका एनालिसिस ये था, विश्लेषण, कि अगर 500 या 550 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होता है एक 48 घंटे में, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और इतना बारिश हुआ, उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मैसेज भेजा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सो गई, और जब उठी जब लैंडस्लाइड हुआ और लोग मर गए। और लैंडस्लाइड जब हुआ, 2 लैंडस्लाइड हुए, एक बजे सुबह और दूसरा 4 बजे। कई सारे लोग वहाँ के जो मेपाड़ी तालुका का जो प्रेसिडेंट था, वो लोगों को बोला कि भाई हट जाओ यहाँ से, और कई सारे लोग निकल गए, क्योंकि उसको विश्वास था, जो विश्वदास का वार्निंग जो था। तो कुछ लोग हट गए, कुछ लोग बोले कि मैं मेरे कुत्ते और मेरा गाय को कहाँ ले जाएं, रह गए, कुत्ते भी मर गया, वो भी मर गए। ये हुआ वहाँ पे। हम कई सारे जो फैमिलीज से मिले, इंटरव्यू किए, और ये नतीजा, मतलब ये मिला हमें, ये जानकर जानवर की वजह से लोग मर गए। अब तो लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड ज़्यादा होने वाले हैं। लैंडस्लाइड जो हैं वो ज़्यादा हमारे देश में हिमालय पर्वत में होते हैं, फिर केरला में वेस्टर्न घाट्स की तरफ होते हैं, और कुछ नॉर्थ ईस्ट में होता है। खैर, हीट वेव्स के बारे में आप जानते ही हैं। हीट वेव्स तो रिवर्सिबल है, और हीट वेव्स की वजह से कितने लोग मर रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। एक चीज़ जो होगा वो है आर्कटिक ओशन पर जो आइस शीट है काफ़ी बड़ा, वो पिघलने लगा है। और 20 साल पहले आर्कटिक ओशन का आइस शीट जो था वो कितना 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। आज के दिन पे वो सिर्फ 40 लाख किलोमीटर है, 1/3 हो गया, और उसका थिकनेस भी कम हो गया। और चंद सालों में, मतलब एक 20 साल में, 20 साल 25 साल आप समझ लीजिए कि आर्कटिक ओशन पे परमानेंट आइस जो है जाएगा। अब जाएगा तो इसका सवाल उठेगा कि पोलर बेयर को क्या होगा, होगा जो होगा। पोलर बेयर आप एंटार्क्टिक में तो देखते नहीं हैं, सिर्फ आर्कटिक रीजन में देखते हैं। गया, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन होने वाला है, मतलब रेगिस्तान जो है वो तो बढ़ने वाला है, और एक बार रेगिस्तान बढ़ेगा तो उसको वापस किया जा सकता है, लेकिन बहुत साल लगता है उसको वापस करने में। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एसिडिफिकेशन, मतलब समुंदर के एसिडिफिकेशन की वजह से जो समुंदर में होते हैं मच्छी वगैरह वो कम हो जाएंगे, और उसका वैरायटी भी कम हो जाएगा। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी ऑलरेडी आपने जिक्र किया। अब एक पेपर जो मैंने लिखा, आप कुछ लोगों ने देखा होगा, इंडिया पे हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या होने वाला है। इस पर किसी ने लिखा नहीं, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की लिखने के लिए। सिर्फ एस्टिमेट्स हैं। एस्टिमेट्स ऐसे हैं कि भाई हीट स्ट्रेस के वजह से ऑलरेडी आज 2000 लोग सालाना मर रहे हैं, और कई सारे पेपर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, जैसे कि सूरत और हैदराबाद पर, कि समर मंथ्स में ऑल कॉज डेथ जो है वो 10 से 15% ज़्यादा, मतलब ये इसको कह सकते हैं हम लोग कि हीट स्ट्रेस की वजह से है। मार्च अप्रैल से लेके जून तक ज़्यादा डेथ्स होते हैं। इस पर कई सारे रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। अब बाढ़ की वजह से ऑलरेडी सालाना 1500 लोग के आसपास उनके देहांत हो रहा है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़, कई सालों तक लोगों को समझ में नहीं आया, डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ रूरल लेबर में क्यों ज़्यादा हो रहा है। ये लैटिन अमेरिका में, इंडिया में, अफ्रीका में लोग देखें, फिर इन सब को जोड़ के फिर बोलें कि ये तो जलवायु संकट की वजह से है। ठीक है। फिर डेंगू,
आज के हिसाब से देखा जाए तो 4,000 केसेस होते हैं साल में, लेकिन बढ़ने वाला है। मलेरिया के केसेस जो हैं वो अब बढ़ रहे हैं वगैरह। अब भविष्य में क्या होगा, हीट स्ट्रेस के डेथ्स जो हैं इसके एस्टिमेशन, और मैं रिसर्च पेपर से निकाला ये सब डेटा, ये मेरे दिमाग से नहीं। हीट स्ट्रेस के वजह से 2050 तक 30,000 लोग से लेकर 50,000 लोग सालाना मरेंगे इस देश में, और बाढ़ की वजह से आंकड़े जो हैं वो बढ़ने वाला है। ठीक है। CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो है वो लगभग 30% ज़्यादा हो जाएगा इस देश में 21 साल में। मलेरिया 15% ज़्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी मतलब काफ़ी जगह भारत में, राजस्थान जैसे, मराठवाड़ा जैसे जगह जो हैं वो तो अंडर वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी हैं, लेकिन 40% आबादी भारत में अंडर वाटर स्ट्रेस हो जाएंगे 20-25 साल में। ठीक है। डिस्प्लेस्ड यानी कि लोग जो सी राइज की वजह से काफ़ी सारे लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे। आबादी कितना, करीब 300 लाख लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे इसके वजह से। और ख़ासकर बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि आप लगभग 15-20% बांग्लादेश जो सुंदरबंस के आसपास है वो तो पानी के अंडर हो जाएगा परमानेंटली। वहाँ का टाइगर छोड़ो, वहाँ के लोग निकल आएंगे। और मैंने बांग्लादेश के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है तो ऑलरेडी पब्लिश किया है मैंने आर्टिकल में, उनसे पूछा कि भाई आप कोई आपके पास सोल्यूशन है, तो नहीं है। अब वहाँ के लोग खुलना के आसपास गए हों वहाँ पे, वहाँ के लोग जो हैं वो हमारे सुंदरबंस के लोगों से काफ़ी गरीब हैं, वो सिर्फ भारत में ही आ सकते हैं। बांग्लादेश का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1400 पर स्क्वायर किलोमीटर। भारत के पॉपुलेशन डेंसिटी है 480 के आसपास। भूटान का कुछ 7 है, 7-8। तो या तो भूटान जा सकते हैं कुछ चंद लोग, या भारत आ सकते हैं। इंडिया की तरफ मुंह करके बैठे। भाई उनके कुछ डेलीगेट से मिला था मैं COP21 में, तो उन्होंने वही कहा कि भारत लेना चाहिए, भारत तो महान देश है और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और क्या कर सकते हैं भाई। वो सवाल ये है कि बांग्लादेश ने कितने छोड़ा, 0.1%, लेकिन सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर साउथ एशिया और अफ्रीका में साहेल रीजन है, सहारा के नीचे, ये दोनों जगह सबसे ज़्यादा असर ये दोनों जगह पड़ने वाला है। तो हाँ, और इंडियन अस्पतालें, डॉक्टर और जिसको हम कह सकते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है, जब इतने सारे हेल्थ इफेक्ट्स होंगे ना, वो तो कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो हम नहीं कर सकते। अब ग्रीन कैपिटलिज्म क्या करती, सॉल्व कॉप जो है वो तो ग्रीन कैपिटलिज्म है ना। वो उनका पूरा धोरण क्या है, धोरण यही है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन ले आएंगे, ये ले आएंगे। असल में जलवायु संकट और सतत समाज को लाना ये टेक्नोलॉजी से नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ मनुष्य का जो दिमाग है या जो सोच है उसको बदलने से ही आप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कुछ एक मददगार चीज़ है और कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको लोगों का आइडियोलॉजी को बदलना पड़ेगा। तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी ने समझा नहीं इस चीज़ को कि हमारे धोरण जो है उसको हमें बदलना पड़ेगा। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या कहता है कि हम कुछ रिन्यूएबल्स लाएंगे, कुछ ये लाएंगे, वो करेंगे वगैरह वगैरह। उनका स्ट्रैटेजी के बारे में एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, एक ऑलरेडी एक चैप्टर लिखा मैंने, तो उसका पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा तुरंत। तो
करना क्या है फिर? असल में हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर आज के पूंजीवाद जो है कुछ सोच समझ के करने के लिए तैयार है तो 3 चीज़ अगर आज भी करें तो हम लोग हर एक चीज़ की वजह से हमारे जो ऊर्जा का खपत जो है 10% से 15% कम कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है कि अगर हम सॉफ्ट बॉर्डर बनाएं, सॉफ्ट बॉर्डर बनाएं, बॉर्डर, हाँ, उसके वजह से आपको अणु बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, फिर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसको घर पे ही सकते हैं, हाँ आराम करें। ठीक, 10% आपका ऊर्जा का खपत जो है वहाँ आपका सेव हो जाएगा। दूसरी बात कि आपका एयर ट्रैवल और प्राइवेट सरफेस ट्रांसपोर्ट यानी कि प्राइवेट कार और बोट, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट, ये दोनों चीज़, एयर ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियाँ, बोट, उसको अगर आपने बंद कर दिया तो 10% से ऊपर आप वहाँ ऊर्जा का सेविंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हाँ, आप अगर शहरों को आधा कर सकते हैं 15% सेविंग वहीं हो जाएगा। अब दिल्ली वाले रोते रहते हैं वहाँ पे वो कि हमारा टेक्नोलॉजी भाई यूरोप का टेक्नोलॉजी से बराबर है, इंजन टेक्नोलॉजी और फ्यूल टेक्नोलॉजी भी, हमारा प्रदूषण क्यों ज़्यादा है? असल में वो पता नहीं दिमाग कहाँ रखते हैं लोग। आपको बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं होता, उसको बताए ये सर इतना सरल होता भी है, हाँ, इतना सरल होता भी है, इतना टाइम से सरल होता तो क्योंकि वो दो चीज़, वो ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजों में और साइंस कॉलेजों में, जो नहीं सिखाते कि दिमाग से कैसे काम करना है, मगिंग करके पास होते हैं। प्रदूषण जो है उसका अगर ग्राउंड लेवल कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना, तो इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। ये इसके आगे बहुत बड़ा फॉर्मूला है, यानी कि ग्राउंड लेवल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपका लोड कितना, लोड अगर 10 टन आप भेज रहे हैं ऊपर, उसको लोग कहते हैं लोड, ठीक है। ये है वेलोसिटी यानी कि रफ्तार, जितना ज़्यादा रफ्तार उतना ये कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जितना ज़्यादा लोड ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब दिल्ली का हवा का रफ्तार जो है बाकी मतलब लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह वहाँ से आधा है। दिल्ली का एवरेज विंड स्पीड जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड है, जबकि लंदन वगैरह न्यूयॉर्क का 5.5 है। सीधी सी बात है, ये अगर हमारा अर्थ है, अर्थ सिस्टम, और ये आपका टेम्परेट जोन देश हैं, ये आपका ट्रॉपिकल है जहाँ भारत भी पड़ता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विंड स्पीड जहाँ कम होते हैं यहाँ ज़्यादा होते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपका विंड स्पीड कम है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। दिल्ली का एवरेज विंड स्पीड है 2.5 2.7 मीटर पर सेकेंड, लंदन का 6 के आसपास है, न्यूयॉर्क का 5.5, मॉस्को का भी उतना ही है, पेरिस का भी उतना ही है। अगर आपको लोड कम, आपको कंसंट्रेशन, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन कम करना है, ये लोड को कम करना पड़ेगा। अगर आप कहते आई लव माई दिल्ली महान और उसका जो पॉपुलेशन है बढ़ता जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। इतना सरल इक्वेशन जो है, इसके आगे बहुत सारे ये डिफरेंशियल्स वगैरह हैं, वो छोड़ो, वो सब। मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरे बगल में बैठा था, और ये सवाल उसने उठाया मेरे से कि हमारा टेक्नोलॉजी उनका टेक्नोलॉजी एक ही है, क्यों हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। मैंने कहा यार हमारा विंड स्पीड कम है
तो इसलिए डिस्पर्शन कम है। उसके ऊपर हम लोग ओल्ड सिटी को कन्वर्ट नहीं कर सकें। ओल्ड सिटी बनाया घोड़ा गाड़ी के लिए, लॉरी और ट्रक वगैरह, उसमें डिस्पर्शन कम होता है, ठीक है। और उसके ऊपर आप मेट्रो लगा रहे हैं, एक लिड, क्या होगा? तो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली का प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं कर सकता। खैर, थोड़ा डाइवर्शन। तो आप बता रहे सर वो आधा करके 15% कम कर सकते। हाँ, पर वो बता रहे इस पर एक आर्टिकल आ रहा है। हाँ, उस पर आगे और पॉइंट बता। हाँ, अब सवाल यह है, करना क्या है? करना यही है, 3 चीज़ करना पड़ेगा हमें। एक कि ऊर्जा का जो वितरण है वो समान करना पड़ेगा। किसी को ज़्यादा किसी को कम होने से आप मतलब जलवायु संकट का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको ऊर्जा का खपत भी कम करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। और लोग समझते हैं कि कोयला मतलब लकड़ी को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस नहीं किया। स्टैटिस्टिक्स यही बताते हैं, कोयले जैसे जैसे बढ़ा कोयले, वैसे लकड़ी का भी खपत जो है वो बढ़ गया हर जगह, हर जगह। आप एक किताब अमेज़ॉन में है, मोर 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 करके, उसको आप पढ़ लीजिए, पता चलेगा आपको, आंकड़े वहाँ है काफ़ी सारे। और तीसरी चीज़ आपको मतलब ईंधन पदार्थ, कोयले, गैस, तेल से हटना पड़ेगा, वो तो है ही है। और फिर और है क्या हमारे पास? सूरज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल, वो दूसरी बात है, उस पर तुरंत न जाएं। अब सवाल उठता है कि इसको ये बदलाव लाएगा कौन? ये बहुत ही एक मुख्य सवाल है। अब पहले ज़माने में हम लोग सब सोचते थे कि वर्किंग क्लास लाएगी, जैसे मार्क्स ने कहा, लेनिन ने कहा, वगैरह वगैरह। अब जलवायु संकट और जो कच्चे माल का कम होना, ये सिर्फ वर्किंग क्लास को इफेक्ट नहीं कर रहा, सभी लोगों को कर रहा है। हालांकि जो ज़्यादा वल्नरेबल है और वल्नरेबल देशों में हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसलिए आज वो पुराने थियोरी जो हैं कि वर्किंग क्लास, और वो भी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल देशों का वर्किंग क्लास बदलाव लाएगी, ये थियोरी गया खड्डे में। अब इस पर अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास इसका उत्तर नहीं है आज। इस पर काफ़ी सोचना पड़ेगा। अब हमारे कई सारे मित्र जो हैं वो अखबार में लिखते रहते हैं या अपने यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो ये समझते हैं कि अखबार में लिखने से हमारे सरकार जो है वो बदलेगी। क्यों बदलना चाहिए? क्यों बदलना चाहिए? बदली क्या आज तक? नहीं बदली। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किन से हम लोग बात करें, कौन लाएगा ये तब्दीली, ये बदलाव लाएगा कौन है वो? तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया, कॉप हो गया सर्कस ऑफ पार्टीज, अब वो तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नहीं रहा, ठीक है। अब इसमें अगर आप पिछले 100 साल में मूवमेंट्स को देखेंगे तो 4 बड़े मूवमेंट्स हुए हैं 100 साल में, पिछले 100 साल में। पहले मूवमेंट हुआ जिसको हम कहते हैं एंटी कॉलोनियलिज्म, यानी कि भारत जैसे देश जो हैं वो अपने आज़ादी के लिए लड़ें। बहुत बड़ा मूवमेंट रहा, 100 साल लगा कि पूरे देश जो हैं विश्व में 1/3 आबादी जो था 100 साल पहले वो अंडर कॉलोनियल रूल, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो नीदरलैंड्स के हो, चाहे वो और किसी का हो। अब वो चला गया। 1964 में मेरे ख्याल से आखिरी देश जो है वो आज़ाद बनी, ठीक है। दूसरे मूवमेंट रहा सिविल राइट्स, खासकर वो साउथ अफ्रीका और अमेरिका में हुआ कि ब्लैक्स वाले बोलें कि हमें पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, जो पॉलिटिकल राइट्स वाइट्स को है, ठीक है। तीसरे मूवमेंट रहा एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट रहा,
वो लोग सोचें कि ब्रिटेन में होगा पहले, लेकिन रूस में हुआ, उसके बाद चीन में हुआ, लेकिन ठीक है, फेल हुआ, लेकिन एंटी कैपिटलिस्ट। और चौथा है कि जेंडर इक्वालिटी, और सिर्फ मैं स्त्रियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन LGBTQ के बारे में भी बोल रहा हूँ, जो काफ़ी रीसेंट है। मतलब 20-30 साल से आप ये देख रहे हैं कि गे मूवमेंट जो है वगैरह वगैरह, वो आए आगे और बोलें कि भाई हम भी इंसान हैं आपके जैसे, ठीक है। अब ये चारों चीज़ जो हैं कोई सरकार ने नहीं की, लोगों ने किया, और ये चारों मूवमेंट्स जो हैं वो एक ही चीज़ के लिए मांग रहे थे, वो है समानता। चाहे वो पॉलिटिकल समानता हो, चाहे वो आर्थिक समानता हो, चाहे वो सामाजिक समानता हो, समानता के लिए मांग रहे हैं, और वो अभी भी इनकम्प्लीट है एक हिसाब से देखा जाए तो। अब जो आने वाला मूवमेंट है, सबसे बड़ा मूवमेंट होगा एनवायरनमेंट मूवमेंट। लेकिन एनवायरनमेंट मूवमेंट के मांग जो है वो और विस्तार है, वो सिर्फ समानता के बारे में नहीं, बल्कि सततता के बारे में भी मांगना पड़ेगा। और ये भी सवाल है यहाँ पे कि भाई समानता सिर्फ मनुष्य के बीच में, या मनुष्य के और बाकी जानवरों के बीच में, या मनुष्य में भी बिटवीन जनरेशन्स के बीच में। ये आर्ग्यूमेंट इंटर जनरेशनल इक्विटी जो है ऑलरेडी हमारे सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है उनका डिमांड और भी ज़्यादा विस्तार है, मुश्किल है, और समय नहीं है, क्योंकि 1.5 जो है वो तो हम एक 6-7 साल में क्रॉस करेंगे, और 2 डिग्री जो है वो 20-25 साल में हम क्रॉस करेंगे। हमारे पास समय भी नहीं है, तो करेंगे कौन और कैसे, हमारे पास तो जवाब नहीं है। हमारे पास एक ही जवाब है, ये कोई सपैक नहीं कर सकती, ना NHCPM कर सकती, ना CPI कर सकती, ना CPM, ना CPML इसमें। और हम लोग एक इमरजेंसी सिचुएशन में है ही है आज, मुझे कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन हमारा ये था